जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का जो मिक्स सीरीज चल रहा था उसका ये पार्ट 6 होने वाला है। इसके पहले भी हम लोगों ने पार्ट 5 तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है और उसको देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबका टाइमलाइन आपको ऊपर में दिख रहा होगा, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उस टाइमलाइन में जाकर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आज का कि बताइए किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलतापूर्वक बना लेता था। तो किसकी सहायता से वो बना लेता था, यहाँ पर ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा चाक। चाक क्या होता है, आपने देखा होगा जो बर्तन बनाने वाले होते हैं उनके पास गोल एक चक्की होता है, जिन बीच में वो बर्तन बनाता है तो वो घूमते रहता है वो चारों तरफ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाक बोलते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है आपसे कि मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है। तो मेसोपोटामिया में जो प्राप्त जो पट्टिका है वो 3200 ईसा पूर्व पुरानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का जो निर्माण आरंभ हुआ है वो 3000 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली। तो व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में जो प्रधानता मिली वो फ्रात नदी को मिली थी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 पे मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा था। तो मारी नगर राजधानी के रूप में 2000 ईसा पूर्व में उभरा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किलाकर लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया था। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी में पहचाना गया था। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा कि दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई थी। तो दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। मेसोपोटामिया के किस चीज़ की कमी थी आपको बतानी है। तो मेसोपोटामिया में जो कमी देखा गया था वो खनिज संसाधन की कमी देखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। मेसोपोटामिया के लोग किस चीज़ पर लिखा करते थे। तो मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पे लिखा करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही जवाब होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ध्यान रखना है सभी को। तो उर शब्द जो है वो चंद्रदेव के लिए उपयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था। तो कौन सा भाग जो है वो रेगिस्तान से घिरा हुआ था। तो दक्षिणी भाग जो था वो रेगिस्तान से घिरा हुआ था। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीने में बांट रखा था। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को 12 महीनों में बांट रखा था, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते थे। तो मेसोपोटामिया के उत्तर में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से था। तो जिगुरत का जो संबंध था वो था आपका मेसोपोटामिया सभ्यता से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है आपका षष्ठ दशमिक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ था। तो ये हुआ था आपका सुमेरियन सभ्यता में। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसका संबंध भी मेसोपोटामिया सभ्यता से है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए ध्यान से, कह रहा है आपसे कि शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी। तो शहरी जीवन की जो शुरुआत हुई थी वो मेसोपोटामिया में हुई थी। ये सवाल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि मेसोपोटामिया की जो प्रमुख फसल कौन सी थी। तो मेसोपोटामिया की जो प्रमुख फसल थी वो गेहूं थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पीली नदी किसे कहते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। तो ये कहते हैं वांग नदी को, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ था। शाही राजधानी के रूप में जो विकास हुआ था वो मारी, किसका हुआ था, मारी। ठीक है, अब देखिए इसको ना आप ट्रिक से याद कर सकते हो। जैसे शाही राजधानी, अब कोई शाही है, शाही का मतलब होता है राजा से रिलेटेड। अब जो कोई राजा बना दो किसी को तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, मैं वर्ड इस्तेमाल करने लगता है, यानी कि हम ही हैं, हम ही सब कुछ है। तो मारी, मारी मतलब अपने आप को वो दिखाने लगता है, तो ये मारी हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से ट्रिक से याद कर लेना है।
मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी? तो कौन सी धातु की उस औजार की उस समय जरूरत पड़ती थी? तो कांसा। ठीक है। अरामाइक भाषा किस से मिलती जुलती है? अरामाइक भाषा जो थी वो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका शिमार। ठीक है, क्या याद रखिएगा शिमार क्या है? तो शिमार जो है आपका सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि को शिमार कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है? तो ये बना हुआ है आपका यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। वारका शीर्ष क्या है आपको बतानी है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। स्त्री का सिर संगमरमर का इसका अर्थ होता है। ठीक है, स्त्री का सिर संगमरमर का। ठीक है। अब जो हम लोग सवाल करेंगे वो भूगोल का सवाल करेंगे, यानी कि ज्योग्राफी का करेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए भूगोल का है कि भूगोलवत्ता इरेटोस्थनीज का संबंध किस देश से है? ये काफ़ी अच्छा सवाल है और कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका यूनान यानी कि ग्रीक से ये संबंध रखते थे। ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित विषयों में से कौन सा युग्म स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है? सही जवाब हो जाएगा भूगोल तथा इतिहास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक लक्षण नहीं है? तो कौन प्राकृतिक लक्षण नहीं है आपको पहचाननी है। तो सड़कें जो है वो प्राकृतिक लक्षण नहीं है और सड़कें तो हम लोग बनाते हैं ना। आइए क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण में शामिल किया जा सकता है? तो किसको शामिल कर सकते हैं? तो पठार को भौतिक लक्षण में शामिल कर सकते हैं। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि मैदानी क्षेत्र का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किस कार्य के लिए किया जाता है? तो मैदानी क्षेत्र का जो प्रयोग हम लोग सर्वाधिक मात्रा में करते हैं तो वो कृषि के कार्य में के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में। कहा जा रहा है कि मानव के निवास स्थल, भोजन, वस्त्र आदि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा वहाँ की जलवायु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से जीआईएस का विस्तारित रूप क्या है आपको बतानी है? तो इसका हो जाएगा ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। कह रहा है बस्ती या अधिवास भूगोल की एक शाखा निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर देख लेंगे भूगोल की एक शाखा किसको कहते हैं? नगरीय भूगोल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में। कहा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समय। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। जल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो जल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं करते हैं ये आपको बतानी है। तो मैदान का अध्ययन कैसे करोगे? मैदान में तो जल ही नहीं रहेगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 31 में। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भौतिक या फिर प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृदा शास्त्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक लक्षण है आपको पहचाननी है? तो सांस्कृतिक लक्षण यहाँ पे हो जाएगा सड़कें। सड़कें क्या होती है? सांस्कृतिक होती है। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 33 में। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? कौन सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है आपको बतानी है। तो मृदा विज्ञान जो है वो सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। मानव भूगोल में कौन शामिल नहीं है ये बतानी है आपको। तो मानव भूगोल में खगोल की भूगोल जो है वो शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। भूगोल काल एवं स्थान के संदर्भ में किसे केंद्र मानकर अध्ययन करता है? तो ये इसको मानव को केंद्र मानकर क्या करेगा? अध्ययन करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। कहा जा रहा है कि किसी एक तथ्य या पहलू का विश्व स्तर पर क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा आपका क्रमबद्ध उपागम। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो मानसून का अध्ययन नहीं होगा, बाकी कृषि, उद्योग और पर्यटन का अध्ययन होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे 38 में। भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिस्थापित करने में किस प्रश्न का योगदान नहीं होता है? तो यहाँ पर जो कब वाला जो वर्ड है ये यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये हिस्ट्री में यूज़ होता है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करेंगे? प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करेंगे किसको? तो जननांकी को सम्मिलित नहीं करेंगे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे। कहा जा रहा है आपसे कि मानव भूगोल के अंतर्गत
निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो सम्मिलित किया जाएगा जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि जल विज्ञान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जल विज्ञान का संबंध है समुद्री विज्ञान से, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, भू सूचना तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? तो इसको सम्मिलित करेंगे जीआईएस को, जीपीएस को, एलआईएस को, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, जीव भूगोल के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं कर सकते हैं? तो हम लोग नहीं करेंगे किसको? भू आकृतिक विज्ञान को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो पॉलिटिकल साइंस होगा, यानी राजनीतिक विज्ञान होगा। चलिए शुरू करते हैं। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, एक भी सवाल को आप लोगों को स्किप नहीं करना है। पहला सवाल है हमारा कि किस देश के संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार का समावेश किया गया था? सही जवाब हो जाएगा अमेरिका के संविधान में, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा सवाल है हमारा कि भारतीय जनता की अनिवार्य स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र निम्न में से किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए है हमारा, संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हमारा यानी कि 6 हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ये हुआ था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहा जा रहा है संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो संपत्ति का अधिकार जो है अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो ये वर्णन है अनुच्छेद 36 से 51 तक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि नेहरू समिति ने अधिकारों की घोषणा पत्र किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो ये किया था 1928 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ष भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का समावेश किया गया? तो किस वर्ष किया गया था? 1976 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया 1993 में किया गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे बनाया गया है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को बनाया गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट है आपका, पुलिस किसी अभियुक्त को कितने घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करता है? राइट आंसर 24 घंटे के अंदर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि निवारक नज़रबंदी के तहत अधिकतम कितने दिनों के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है? राइट आंसर 90 दिनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाना, खदान, अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जा सकता? राइट आंसर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी मजदूरी में नहीं लगा सकते हैं। अब जो हम लोग करेंगे वो इकोनॉमिक्स का करेंगे। सभी सवाल इंपॉर्टेंट होगा और शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा इकोनॉमिक्स का, रमेश भुगतान के लेकर अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता है, यानी भुगतान लेता है वो और अन्य व्यक्तियों को सेवा देता है। यहाँ पे रमेश क्या है आपको पहचानना है। तो यहाँ पे जो रमेश है एक सेवा प्रदाता है। क्या है? एक सेवा प्रदाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा कि निम्न में से सेवा प्रदाता का उदाहरण आपको पहचानना है कि कौन हो जाएगा। तो निम्न में से सेवा प्रदाता का उदाहरण हो जाएगा, डॉक्टर भी सेवा देता है, वकील भी सेवा देता है और वाहन चालक भी सेवा ही देता है। तो उक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, माँ द्वारा अपने शिशु का लालन पालन सामान्यतः क्या होगा? तो माँ द्वारा जो अपने बच्चे के शिशु का जो लालन पालन एक गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या होता है? जिसमें हम पैसे कमाते हैं, और जिसमें हम पैसे नहीं कमाते, जिनमें हमारा कोई मतलब कि स्वार्थ नहीं होता है, तो वो गैर आर्थिक हो जाता है। जैसे माँ का प्यार क्या हुआ? गैर आर्थिक क्रिया हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि शिक्षक द्वारा धन प्राप्त करने हेतु छात्रों को शिक्षा प्रदान करना निम्न में से क्या है? तो ये हो जाएगा एक आर्थिक क्रिया है, यानी कि शिक्षक तो शिक्षा तो दे रहा है लेकिन उसके बदले में क्या ले रहा है? धन ले रहा है। तो धन लेगा तो वो आर्थिक क्रिया में चला आएगा, ठीक है।
अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में, निम्न में से मनुष्य के आम जीवन के कारोबार को प्रभावित करेगा कौन करेगा? यहाँ पर कारक आपको पहचाननी है, तो सुनामी, भूकंप और कोविड सभी करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की किसकी रचना है? तो ये जो रचना है इसको लिखा था किसने? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा था चाणक्य ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो एडम स्मिथ की रचना है। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की खोज नामक शीर्षक किसकी रचना है? ये सभी रचनाएं आप लोग याद रखना है, एडम स्मिथ की रचना है, तो याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में, कहा गया है कि अर्थशास्त्र के मूल में है, अर्थशास्त्र के मूल में है क्या है भाई? चयन भी है और दुर्लभता भी है, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि अर्थशास्त्र का धन संबंधी दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था एडम स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं 27 में, कहा जा रहा है आपसे, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के किस कार्य के अध्ययन से संबंधित है? तो ये जो संबंधित होगा वो आर्थिक कार्य से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है? तो सांख्यिकी का कार्य यहाँ पर संख्याओं की अमूर्तता नहीं होगी, बाकी सब होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, श्याम हसुआ का विनिर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है, यहाँ पर श्याम क्या है? तो यहाँ पर श्याम एक उत्पादक है, वो प्रोडक्शन कर रहा है, इसलिए एक उत्पादक कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि हमारे दैनिक बोलचाल की भाषा में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो भिन्न अर्थों में होता है। कौन कौन से अर्थों में होता है यहाँ पे वो पहचानना, तो एक वचन और बहुवचन में होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कहा गया है, बताइए एक वचन के रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य क्या होगा? यह सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, संख्याओं के संकलन, वर्गीकरण तथा प्रयोग का विज्ञान से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य आपको बतानी है। यहाँ पे हो जाएगा व्यवस्थित रूप से संग्रहित संख्यात्मक तथ्यों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल की, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का सरल अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा आंकड़ों से। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे।